आचार्य जी, मंगल दोष क्या होता है और क्या शादी में बाधा उत्पन्न करता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, जिज्ञासा का वशीभूत। इसमें यह है पारिक जी, अगर जो मंगलिक होता है अर्थात जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में यदि मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मंगल बैठ जाता है, वो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। मांगलिक होने पर उसकी शरीर की जो कैपेसिटी है वो सामान्य व्यक्ति की बनिस्पत ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह का टेम्परेचर भी ज्यादा है। इसलिए मंगलिक बच्चों में शारीरिक कैपेसिटी ज्यादा होती है। विवाह की दृष्टि से विवाह के समय मंगलिक को देखा जाता है, अर्थात दूसरा जीवन साथी जो बनेगा उसका, तो जो जीवन साथी बनेगा वो जीवन साथी की कुंडली में भी मंगलिक होना चाहिए, या मंगल को काटने वाले ग्रह वहां पर बैठे। अन्यथा एक शरीर दूसरे शरीर को आपस में आकर्षित नहीं कर पाता। नंबर 2, एक शरीर उग्र रहता है। क्रोधित अवस्था में बोले या जोश की अवस्था में बोले, कहीं न कहीं मंगलिक जो जातक होता है, मंगलिक बच्चे उग्र हो जाते हैं, और दूसरा जो मंगलिक नहीं है वो हमेशा अपने आप को उदासीनता महसूस करता है। परिणाम स्वरूप आपस में दोनों में वाद विवाद होने लगता है, मन मुटाव होने लगता है और एक दूसरे में दूरी बढ़ने लगती है। अतः मंगलिक से मंगलिक का विवाह करें, या जो पार्टनर बनेगा, जो जीवन साथी बनेगा, उसकी कुंडली में जहां मंगल बैठा है या जिस घर में मंगल बैठे मंगलिक है, उन घरों में राहु, शनि, सूर्य और केतु अगर बैठ जाता है तो भी मंगलिक दोष का निवारण हो जाता है। अन्यथा आपस में लंबे समय के लिए जीवन के अंदर उदासीनता आती है और यहाँ तक कि विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अतः सावधानी पूर्वक कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। मंगलिक का मंगलिक से या मंगल दोष को काटे वहां पर विवाह होना चाहिए। आचार्य जी, घर में परिवार के किस सदस्य का शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए और क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। वास्तु शास्त्र के अनुसार परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका शयन कक्ष के अनुसार स्पष्टीकरण है कि अगर परिवार का जो मुखिया है, माता पिता जिनके नाम पर घर है, उसे हमेशा साउथ वेस्ट में ही अपना शयन कक्ष बनाना चाहिए। अगर मुखिया का शयन कक्ष साउथ और वेस्ट के कोने पे नहीं है और उसका सिर साउथ में नहीं है, वहां साउथ में सिर भी करना चाहिए, और साउथ में ना तो वेस्ट में करना चाहिए, और वेस्ट में ना हो तो ईस्ट में करना चाहिए, प्रथम साउथ में। अन्यथा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ये भी जानना होगा। उत्तर में कभी भी जीते जी कभी भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। मुखिया अगर साउथ वेस्ट में नहीं सोता है तो उसके बच्चे या उससे कम उम्र वाले लोग उसकी बात नहीं सुनते, अर्थात इंप्रेशन नहीं आता। इसलिए मुखिया का शयन कक्ष हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका शयन कक्ष हमेशा नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे अर्थात वायव्य कोण पे होना चाहिए, उत्तर और पश्चिम के कोने पर। वो इफेक्टिव होता है, लाभकारी होता है, ताकि बच्चे अगली क्लास के लिए उत्सुक बने रहें, पढ़ाई में मन लगता है। जिन बच्चों का विवाह के उपलक्ष्य में विवाह की उम्र भी हो गई है और विवाह जल्दी होना चाहिए, या ऐसी उम्र हो गई है कि अब विवाह शीघ्रता से हो जाए कन्याओं का, तो उनको भी नॉर्थ वेस्ट के कोने पे ही, नॉर्थ वेस्ट का जो कक्ष है उसी में शयन कराना चाहिए, तो वहां से, ताकि वो अगली गति को ले आगे बढ़े। इसलिए छोटे बच्चों का या जिनका विवाह करने की उम्र हो गई उन कन्याओं का साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अतिथि के लिए नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर इफेक्टिव है, और साथ में ईशान कोण में भी अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के कोने में भी अतिथि कक्ष बन सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कोने में पहले नंबर पे पूजा कक्ष अर्थात उपासना कक्ष बनाना चाहिए, और आग्नेय कोण में तो हमेशा रसोई होनी चाहिए। अगर आग्नेय कोण में किसी को सुला लिया जवान बच्चे को, तो निश्चित रूप से वो उग्र हो जाता है। ऐसा परख के देखें, इन बातों को जान के देखें। अतः कभी भी आग्नेय कोण में जवान बच्चों का
चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, किसी का भी आंगन कोण में कभी भी भूल करके भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इन दिशाओं में बनाना चाहिए, ताकि बच्चे अगर नॉर्थ वेस्ट में है अर्थात उत्तर पश्चिम कोने में, तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य के लिए और आगे बढ़ेंगे। और माता पिता साउथ वेस्ट के कॉर्नर में है या घर का मुखिया, तो निश्चित रूप से पूरे घर में उनकी चलेगी। इस प्रकार शयन कक्ष बनाना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। आचार्य जी, कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। कुंडली का मिलान इसलिए आवश्यक है, चाहे बिजनेस की दृष्टि से या विवाह की दृष्टि से। अगर हम कुंडली का मिलान ठीक से करते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि जो जीवन साथी बनेगा उसकी आयु कितनी है, उसके आर्थिक पोजीशन कितनी है, उसको कोई रोग तो नहीं है, या कहीं वो बीच में ही साथ छोड़ के चला जाएगा। केवल इन बातों को जानने के लिए केवल और केवल एक साधन है, वो है ज्योतिष शास्त्र। इसलिए कुंडली मिलान करना चाहिए। और इसी को यूं भी कहना चाहिए कि अगर बिजनेस की दृष्टि से कोई पार्टनर बन रहा है तो हमें कैसे मालूम चलेगा ये पार्टनर जीवन भर साथ निभाएगा या नहीं निभाएगा। बीच में व्यवसाय में कोई विघ्न बाधा इसके कारण से तो नहीं आ जाएंगी। इसलिए जब कुंडली का मिलान पार्टनर के साथ हो या जीवन साथी के साथ हो, जब कुंडली मिलान होती है तभी हम पता कर सकते हैं कि जीवन भर एक साथ मिलकर के और भली प्रकार जीवन जी सकेंगे, एक दूसरे को प्रसन्न रख सकेंगे, और जिस उद्देश्य से हमने विवाह किया उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकेंगे। और साथ में अगर पार्टनर की दृष्टि से, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से कुंडली मिलाएंगे तो वो पार्टनर भी जीवन भर साथ निभाता है। अन्यथा कुंडली ठीक से मिलाने पे पहले ही अगर वो ठीक नहीं है तो हम उसको हटा सकते हैं। इसलिए कुंडली मिलान करना अनिवार्य है। आचार्य जी, ज्योतिष शास्त्र का क्या लाभ है? आपने ठीक प्रश्न किया। ज्योतिष जो शास्त्र है वो एक ऐसी आंख है जो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल अर्थात इसको भली प्रकार से बता सके। जो अगर हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस समय जो समय आने वाला है वो कैसा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर वो अनुकूल है तो उस समय अनुकूलता के अंदर अपने जीवन को और निखारें। यदि प्रतिकूल है तो हम उसके उपाय खोजें और प्रतिकूल समय को जान करके उस समय शांत चित्त से बुरे समय को निकाल सकें। ये केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र से ही मालूम चलता है। ज्योतिष शास्त्र वेदों का एक अंग है और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही आने वाली घटनाओं का खगोल शास्त्र के द्वारा या ग्रहों की गति के कारण मालूम चलता है। अतः जब कोई व्यक्ति किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो ज्योतिषाचार्य अगर गुरुमुख से पढ़ा हुआ है, गुरु के श्री चरणों में बैठ करके गुरुमुख से अध्ययन किया है, तो वो डेफिनेटली हर बात को एक्सप्लेन करेगा कि इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है और इस समय व्यवसाय की दृष्टि से ठीक नहीं है और इस समय एजुकेशन की दृष्टि से ठीक नहीं है, और ठीक है तो कहेगा ये समय उत्तम है, इस समय और लाभ मिलेगा, तो सावधान रहें, लाभ लेने के लिए उसको प्लानिंग करें। और जब समय ठीक नहीं है, प्रतिकूल है, तो फिर उस समय को शांत चित्त से निकालें, सावधानी पूर्वक निकालें और साथ में उपाय करें। उपाय में क्या है? नंबर 1, भगवान की पूर्ण शरणागति। पहला काम, भगवान के श्री चरणों में पूर्ण तरह शरणागत हो जाएं, अपने इष्ट देव के चरणों में शरणागत हो जाएं। दूसरे नंबर पे
उस देवता, उस ग्रह से जिस समय उसकी दशा चलेगी, उस ग्रह के अनुसार उस ग्रह के मंत्रों का जाप करें, फास्ट करें और उसके या जप करवा दें किसी योग्य विद्वान पंडित जी से, और साथ में स्टोन भी पहन सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपाय करके ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ये लाभ मिल सकता है कि प्रतिकूल समय है तो उसको भी शांत चित्त से कम करके उसको टाला जा सकता है। इसलिए अच्छा समय कब है, बुरा समय कब है, क्या करना चाहिए और कैसे उसका लाभ लेना चाहिए, केवल ये ज्योतिष शास्त्र से ही मालूम होता है। ये ऋषियों की बनाई विद्या है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। आचार्य जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए और क्यों? बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया। वास्तु शास्त्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अथर्ववेद में, मत्स्य पुराण में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में आप उठा के देखेंगे, इसका बहुत बड़े लेवल पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रथम मुख्य द्वार अर्थात घर का मुख्य द्वार आवासीय जहाँ रह रहे हैं वहां पर पूर्व दिशा में होना अति उत्तम है, क्योंकि उगता हुआ सूर्य की जो किरणें हैं, उगते हुए सूर्य की किरणें सीधी की सीधी और कहाँ आएंगी, घर के अंदर प्रवेश करेंगी। जब घर के अंदर वो प्रवेश करेंगी तो नेचुरल पूरे घर की सफाई अपने आप हो जाए, अर्थात सैनिटाइज हो जाएगा। इसलिए सूर्य की किरणें, उगते हुए सूर्य की किरणें जिस प्रकार विटामिन डी देती हैं, उसी प्रकार घर का अंदर शुद्धता भी फैलाती हैं, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं पॉजिटिविटी। इसलिए पूर्व दिशा में हो पहले नंबर पे, और यदि पूर्व दिशा में नहीं हो पा रहा तो 2 नंबर पे उत्तर दिशा में हो। और उत्तर दिशा में होगा, कुबेर की दिशा है, लाभकारी है, इसलिए उत्तर में भी उत्तरोत्तराम वृद्धि होती है, लाभ मिलता है व्यवसाय की दृष्टि से भी और संतान की दृष्टि से। और पूर्व में भी नहीं हुआ और उत्तर में भी नहीं हुआ मुख्य द्वार, तो फिर 3 नंबर पे आता पश्चिम में हो, और पश्चिम में भी ना हो तो फिर अंत में दक्षिण में, किंतु दक्षिण में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं सूर्य अस्त के बाद, वो हवाएं स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं होती। इसलिए साउथ में मुंह ना हो तो अच्छा है। और अगर साउथ में भी मुख्य द्वार बनाना पड़े तो एक बाउंड्री का गेट होता है और दूसरा गेट अंदर जाने का एंट्री, तो फिर उसका एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को ध्यान में रख करके मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अर्थात बाउंड्री का साउथ ईस्ट के कोने में बनाना ठीक है फिर। और यदि साउथ में ही मुख्य द्वार बनाना है तो फिर वो जितनी दक्षिण की लंबाई है या चौड़ाई है उसको ध्यान में रख करके कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अनुसार घर का मुख्य द्वार बनाना चाहिए। इस प्रकार उसका फिर लाभ मिलता, अन्यथा रहने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है और दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं, और आर्थिक दृष्टि से भी उसे दिक्कतें, समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार इन दिशाओं में इस प्रकार होना चाहिए।
आचार्य जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर किचन कहाँ होना चाहिए और क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर की जो दिशा है वो आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण का मतलब साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्व का कोना। प्रथम वहीं पर ही रसोई बनानी चाहिए और यदि वहां रसोई न बन पाए तो वास्तु शास्त्र दूसरा ऑप्शन देता है, तो फिर उसको नॉर्थ वेस्ट के कोने में बनाना चाहिए। परंतु इतना ही नहीं है कि इतना प्रश्न का उत्तर इतना हो गया, इतने में काम बन गया, नहीं। रसोई घर में भोजन बनाते समय माता बहनों का या कुक का मुख पूरब में ही होना चाहिए। और पूरब में मुख है किंतु इतने से भी काम नहीं चलेगा, तो पूरब में मुख होने के बाद पीठ डायरेक्ट दरवाजे के नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा कमर में दर्द होने लगता है। प्लस रसोई घर का प्लेटफॉर्म वो काला नहीं होना चाहिए। रसोई जितनी सफेद रंग की होगी या वुडन कलर की होगी उतना उसमें काम करने वाली माता बहनों का मन लगेगा और या कुक जो भोजन बनाते उनका मन लगेगा। इसलिए रसोई घर आग्नेय कोण या वायव्य कोण में बनाएं। और क्यों बनाएं? ताकि वहां भोजन बनाने वाले का मन भोजन बनाने में लगे, अन्यथा भोजन बनाएंगे और दिमाग दूसरी जगह होगा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। और भोजन के स्वादिष्ट के साथ साथ में खाने वाले लोगों को भी बनाने वाले के प्रति भी और भोजन के प्रति भी रुचि उत्पन्न नहीं होती आता है, और बनाने वाला स्वस्थ नहीं रह पाता। अगर गलत दिशा में आप बना देंगे तो बनाने वाले का मन नहीं लगेगा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। अतः आग्नेय कोण में ही रसोई घर बनाना चाहिए और वहां नहीं है तो फिर वो वायव्य कोण में। आचार्य जी, हस्तरेखा से व्यक्ति को मार्गदर्शन कैसे संभव है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो, हस्तरेखा एक ऐसा शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र प्रामाणिक है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। किंतु मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर व्यक्ति गुरु मुख से पढ़ता है, किताबों से नहीं, गुरु के मुख से पढ़ता है और गुरु को होमवर्क करके देता है, तो तब इस विद्या का ठीक ठीक नॉलेज होता है। हस्तरेखा के द्वारा जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, तो उनका प्रेडिक्शन तो हस्तरेखा से ही संभव है, और जिनकी है उनका भी हस्तरेखा से प्रेडिक्शन संभव है। तो हस्तरेखा से आराम से मालूम चल सकता है कि व्यक्ति कौन से डायरेक्शन में जाकर के सफलता लेगा, व्यक्ति को कौन कौन सी आयु में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कब उसका स्वास्थ्य बेकार होगा, उसको बिजनेस में जाना चाहिए या उसको नौकरी पेशे में जाना चाहिए, उसका विवाह कब होगा, उसके जीवन में विवाह से पूर्व किसी प्रकार की कोई घटना तो नहीं घटेगी, विवाह के बाद में कोई घटना तो नहीं घटेगी। इन सब का आकलन और हमेशा हमेशा हस्तरेखा के द्वारा होता है। जिस प्रकार से ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये हृदय रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये सूर्य रेखा है, और ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के द्वारा, बुद्ध का पर्वत है, यहाँ देखिए सूर्य का पर्वत है, शनि ग्रह का पर्वत है, बृहस्पति का पर्वत है, शुक्र का पर्वत है, चंद्रमा का पर्वत है, और ऐसे ही मंगल का है, और ये मंगल का मैदान है। इन सब की जब ठीक से स्टडी हो जाती है गुरुमुख से, तो इस विषय के द्वारा व्यक्ति अर्थात हस्तरेखा विशेषज्ञ जो व्यक्ति होगा उसको प्रेडिक्ट करता है, और प्रेडिक्ट कर करके अर्थात उसका फलादेश करता है और उसको दिशा मिल जाती है। इसलिए हस्तरेखा के द्वारा पूरी तरह से उसके जीवन की किस दिशा में उसको जाना चाहिए और कब उसको लाभ मिलेगा और कब उसको सावधान रहना चाहिए, उसका लाभ मिल सकता है हस्तरेखा के माध्यम से। ये निसंदेह संभव है।
आचार्य जी, हस्तरेखा शास्त्र क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हस्तरेखा शास्त्र हाथ की रेखाओं के द्वारा किस प्रकार जाना जाए कि भविष्य में क्या होगा, कौन सा समय अनुकूल है, कौन सा समय प्रतिकूल है, व्यक्ति कौन से मार्ग को चुने कि ताकि इस जीवन का भरपूर आनंद ले सके। अर्थात वो भक्ति का मार्ग चुनना चाहता है, वो ज्ञान का मार्ग चुनना चाहता है, वो विद्वता का मार्ग चुनना चाहता है, वो व्यवसाय का मार्ग चुनना चाहता है, वो नौकरी पैसा कर करके अपना जीवन जीना चाहता है, तो कब समय खराब आएगा, कब समय अच्छा आएगा, इन समस्त बातों की जानकारी हाथ की रेखाओं के द्वारा मिलती है। उसकी आयु कितनी है, कब उसको रोग उत्पन्न होगा, कौन सा रोग उत्पन्न होगा और उसका क्या समाधान है, इन हस्त की रेखाओं से मालूम चलता है। इन पर्वतों के द्वारा मालूम, जैसे ये बुध का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये बृहस्पति का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, ये मंगल और ये मंगल का मैदान है। तो वो प्रिडिक्ट करने में सुविधा होती है कि कौन सा ग्रह किस समय व्यवधान देगा। उसके साथ में इन पोरों के ऊपर भी शंख की आकृति जो देखे हैं, या इसके साथ में इन रेखाओं के द्वारा, अर्थात जैसे ये जीवन रेखा है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा और कौन सा रोग उसको सताएगा या कब उसको स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क की कैसी कंडीशन उसके जीवन में रहेगी। ऐसे ही ये हृदय रेखा, हार्ट की पोजीशन क्या रहेगी। ये इंप्रेशन रेखा है, अर्थात उसका जीवन में प्रभाव क्षेत्र कैसा है। ये उसके भाग्य की रेखा, उसका भाग्य कैसा है, और अगर कहीं व्यवधान है तो उसका समाधान क्या है, तो वो भी हस्तरेखा के द्वारा संभव है। अर्थात कब क्या होगा, कब अनुकूल समय, कब प्रतिकूल समय, और प्रतिकूल समय तो क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय करना चाहिए, यह हस्तरेखा के द्वारा संभव है। अतः जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है या है भी तो उसका कोई अंतर नहीं है, हस्तरेखा के द्वारा वही प्रेडिक्शन आएगा, वही फलादेश आएगा जो जन्म कुंडली के द्वारा आएगा। अतः हस्तरेखा के द्वारा भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन की सफलता में उसका सहयोग ले सकता है। देखिए, इन समस्त बातों में जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उन सब ग्रंथों में सबसे पूर्व उसकी दिनचर्या, उसका परिश्रम तो है ही, लेकिन हस्तरेखा के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, वास्तु शास्त्र के द्वारा उनका सहयोग लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में और शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये सहयोगी शास्त्र हैं, जीवन को सफलता दिलाने में ये शास्त्र भी सहयोग करते हैं परिश्रम के साथ साथ। इस प्रकार से हस्तरेखा के द्वारा भी मार्गदर्शन पूरी तरह से संभव है।